कहते हैं कमाल अमरोही ने जब मधुबाला को पहली बार देखा तो ऐसे मोहित हुए कि 15 साल की लड़की को फिल्म की हीरोइन बना दिया। मधुबाला रातों रात स्टार बन गई। दुनिया ने पहली बार लता मंगेशकर का नाम भी सुना। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला अमरोही पर फिदा हो गई, लेकिन अमरोही साहब ने मीना कुमारी का दामन थाम लिया। प्रेम कहानी पीछे छूट गई और छूट गया बॉम्बे टॉकीज का वो सेट जिसमें फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म का नाम महल। भारत की पहली भूतिया फिल्म जिसे देखकर लोग ऐसे डरे कि अफवाहें चलने लगी। फिल्म की शूटिंग जिस सेट पर हुई थी लोग समझने लगे कि वो कोई असली महल है। कहानियों की यही ताकत है, वो लोगों को ऐसी चीज़ों पर यकीन दिला सकती हैं जिनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं। कालीन उड़ सकता है, चिराग से जिन निकल सकता है और घुप अंधेरे में हलचल दिखाई दे सकती है। खैर, हम आज की कहानी का रुख करते हैं। खुद को अवध की रानी बताने वाली एक महिला एक रोज़ दिल्ली के रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है और वीआईपी वेटिंग रूम को अपना घर बना लेती है पूरे 10 साल तक। रानी कौन, कहाँ से आई होगी, कोई नहीं जानता था, लेकिन साथ में नौकर कुत्ते तामझाम देखकर ऐसे सकपकाए सब कि प्रधानमंत्री ने रानी को खुद घर अलॉट कर दिया। इस तरह दिल्ली के बीचों बीच तुगलकों की बनाई एक शिकारगाह बन गई मालचा महल। लोगों ने इस महल के साथ भी वही कहानियां बनाई। भूतिया महल है, महल में घूमती रानी है और बैकग्राउंड में गाना बजता है आएगा आने वाला। रियल लाइफ की ये फिल्म 4 दशक तक चलती रही और फिर एंट्री हुई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जर्नलिस्ट की। खुलासा हुआ एक ऐसी कहानी का जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज सुनाएंगे कहानी मालचा महल की। फ्लैशबैक से शुरुआत करते हैं। 1970 का दशक। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक दिन अजीब नज़ारा देखने को मिला। एक औरत दाखिल हुई और स्टेशन के उस वीआईपी वेटिंग रूम को अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया जिससे कभी भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के लिए बनाया गया था। लंबी मजबूत कटकाठी, चेहरा पत्थर की मूरत जैसा और आंखें ऐसी कि बिना पलक झपकाए किसी को भी घूर सकती थीं। भारी रेशम की साड़ियाँ पहनती थीं और कहते हैं कि साड़ी के सिलवटों में हमेशा एक पिस्तौल छिपा रहता था। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। साथ में थे 13 बड़े बड़े विदेशी कुत्ते और 7 नेपाली नौकर। तो वह यूं कि वीआईपी रूम ने अगले कुछ दिनों में किसी दरबार की शक्ल ली। फर्श पर फारसी कालीन बिछाए गए, पेंटिंग्स, झूमर और तमाम शाही तामझाम बनाया गया। यहाँ तक कि महिला के लिए खाना भी चांदी के बर्तनों में ही आता। अब ये नाटक कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक रोज स्टेशन मास्टर ने दखल दिया, लेकिन स्टेशन मास्टर अंदर जाते इससे पहले ही वर्दी पहने नौकरों ने उन्हें रोका कि जानते हो कौन है अंदर। स्टेशन मास्टर ने इनकार में सर हिलाया। नौकर ने बताया कि महिला कोई आम व्यक्ति नहीं, मल्लिकाए अवध बेगम विलायत महल हैं और उनके 2 बच्चे, बेटे अली रजा उर्फ प्रिंस साइरस और प्रिंसेस सकीना हैं। यह सुनकर स्टेशन मास्टर सकपकाकर लौट गया बेचारा, उसको नौकरी बचानी है। अगले दिनों में कहानी और रंग लाई। लोगों ने देखा कि रानी के नौकर घुटनों के बल चलते थे और कभी कभी रानी के पैर छूते और फिर 10 कदम पीछे हट जाते। देखा देखी लोगों ने भी यही करना शुरू कर दिया। स्टेशन पर कोई यात्री उन्हें देखता तो चाल अपनी धीमी कर लेता। कुछ लोगों ने रानी से बात करने की कोशिश की तो टोका गया कि ऐसे नहीं बात कर सकते। तो फिर कैसे? एक कागज पर लिखकर अपनी बात देनी पड़ती। कागज को फिर चांदी की थाली में रखा जाता जिससे नौकर रानी के पास ले जाते और जोर से पढ़कर फिर वो सुनाया जाता बयान। सिर्फ रानी नहीं, शहजादे शहजादी का भी ऐसा ही रुतबा था। किसी से कोई बात नहीं, इतने आज्ञाकारी कि केला खाने से पहले भी माँ की इजाजत लेते। माँ नहीं, हर हाइनेस की। बच्चे भी अपनी माँ को यही कहकर बुलाते थे। ये पूरा आयोजन लगभग 10 साल चला। इस बीच जब लखनऊ के लोगों को पता चला कि अवध की बेगम दिल्ली में है तो रेलवे स्टेशन पर रानी से मिलने वालों की भीड़ उमड़ गई। खासकर शिया मुसलमान, जिनके लिए अवध का शाही खानदान बहुत मायने रखता था, बड़ी संख्या में दिल्ली आए। लखनऊ से आए कई लोग उन्हें देखकर रो पड़ते। कुछ लोग तो इतने प्रभावित थे कि उनके सामने कभी पीठ नहीं दिखाते, बल्कि पीछे हटते हुए भी उल्टे पैर जाते। धीरे धीरे कहानी अखबारों में छपने लगी। हेडलाइंस बनी कि वाजिद अली शाह के वंशज रेलवे स्टेशन में रहते हैं।
अब ये वाजिद अली शाह कौन? अवध के आखिरी नवाब। किस्सा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अवध पर कब्जे की कोशिश की, ये कहकर कि नवाब का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। फौज लखनऊ पहुंच गई। नवाब महल में थे अपने, लेकिन भाग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जूता पहनाने वाला नौकर नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जूता पलटाने वाला नौकर नहीं था। एनीवेज, वाजिद अली शाह के ऐसे कई और दिलचस्प आपको किस्से मिल जाएंगे। लिखते वो बहुत अच्छा थे, लेकिन कुल जमा बात यह कि वाजिद अली शाह को अवध से बेदखल किया गया। आगे की जिंदगी उन्होंने कलकत्ते में गुजारी। हालांकि उनके कई वंशज लखनऊ में ही रहे और उन्हें जनता से खूब इज्जत भी मिलती थी। ऐसे में सरकार के पास जब रानी और उनके स्टेशन में रहने की खबर पहुंची, अधिकारी घबरा गए। हंगामा कभी भी हो सकता था कि ये क्या हो रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा उन दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। उनकी तरफ से एक ऑफिसर को दिल्ली भेजा गया। बेगम विलायत महल को पेशकश की गई कि 10,000 रुपये लेकर आप लखनऊ आ जाइए, घर बसा लीजिए। लेकिन बेगम ने लिफाफे को फाड़ दिया और नोटों की चिंदी बनाकर उड़ा दी। इसके बाद एक और पेशकश हुई बहुगुणा सरकार की तरफ से कि लखनऊ में, राजधानी में 4 बेडरूम का मकान आप ले लीजिए। लेकिन अवध की रानी के लिए ये भी छोटा था, सो उन्होंने वीआईपी रूम में ही रहना बेहतर समझा। कहानी शायद यहीं तक रहती, लेकिन फिर व्हाइट गिल्ट ने कहानी में और मसाला डाला। रानी के पास विदेशी पत्रकार पहुंचने लगे। लैंड ऑफ महाराजा, स्नेक चार्मर्स, इन लोगों को वैसे भी इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता था उस टाइम, तो आने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबारों ने देश निकाली रानी की कहानी छापी। अब विलायत महल भी समझदार थी, केवल विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू देती, फोटो भी खिंचवाती, एक शर्त के साथ ही लेकिन, कि रानी की तस्वीर सिर्फ घटते चांद के वक्त ही ली जा सकती है। ये तस्वीरें इंटरनेशनल अखबारों में, पत्रिकाओं में छपी। टाइम मैगजीन ने लिखा कि भारत की एक ऐसी राजकुमारी जो रेलवे स्टेशन पर राज करती है। इस लेख में उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाने, सदियों से सहे गए अन्याय और न्याय की लड़ाई का जिक्र था। पीपल मैगजीन ने लिखा कि दुनिया को पता चले कि अवध के अंतिम नवाब के वंशजों के साथ कैसा सलूक हिंदुस्तान में होता है। इन तमाम खबरों के चलते अब ये मामला केंद्र सरकार के लिए नया सरदर्द बन चुका था कि मामला लखनऊ का है, लेकिन हम लोग दिल्ली में यहाँ पे चीज़ें सुन रहे हैं। वो नेशनल कैपिटल है, दुनिया भर से पत्रकार आ रहे हैं। रानी की मांग क्या? हमारा चोरी हुआ राज्य वापस कीजिए। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले में दखल दिया। वो स्टेशन जाकर खुद बेगम विलायत से मिली, आश्वासन दिया कि उनके रहने के लिए इंतजाम किया जाएगा। सरकारी कवायद की बदौलत अंततः साल 1985 में विलायत महल को अपना खुद का महल, खुद की जागीर बख्श दी गई। उन्नीस 1920 के दशक में अंग्रेजों ने दिल्ली में एक नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया था। आप जानते हैं, लुटियंस दिल्ली। इसे बनाने के लिए तब कई गांवों को खाली करवाया गया। मसलन रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है, ये इसमें रायसीना एक गांव का नाम है जो कभी होता था। और भी गांव थे, तोड़पुर था, अलीगंज, पिलांजी, जयसिंहपुर वगैरह। इन्हीं गांवों में एक नाम था मालचा। इसी मालचा गांव में घने जंगलों के बीच एक ढांचा बना है जिसे 14वीं शताब्दी में तुगलकों ने शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। साल 1985 में सरकार ने इसे बेगम विलायत महल को दे दिया रहने के लिए। रानी और उसके बच्चों ने इसे अपना आशियाना बनाया। महल के चारों ओर कांटेदार तार और बोर्ड लगा दिए गए। एक पर लिखा था कि बिना पूछे अंदर आने वालों को गोली मार दी जाएगी। दूसरे पर लिखा था कि चोरों से सावधान, ये कुत्ते तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और एक और बोर्ड था जिस पर लिखा था कि खतरनाक इलाका, अंदर आना जानलेवा हो सकता है। धीरे धीरे लोग इसे मालचा महल कहने लगे। कहने को यह महल था, लेकिन हालत खंडर थी। महल तक जाने के लिए पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। ऊपर से लोहे का एक गेट था जिसकी एक छत ढीली थी और उसी से अंदर बाहर होते थे लोग। महल खुला और हवादार था, पत्थर की पुरानी दीवारों वाला, लेकिन न बिजली थी न पानी। अंदर का माहौल किसी अजीब म्यूजियम जैसा था। दीवारों पर पुराने हथियार, अवध के नवाबों की तस्वीरें, विक्टोरियन ज़माने का फर्नीचर रखा था। एक कोने में पुरानी तलवारें और दुर्लभ सिक्के भी थे जिन्हें रानी और उनके बच्चे अपना शाही खजाना बताते थे। रानी और उनका परिवार यदा कदा ही महल से बाहर निकलते थे, वो भी रात के अंधेरे में, ताकि कोई देख न ले। कई बार उन्हें रात को मशाल जलाकर जंगल में घूमते देखा गया। बाकी दुनिया से मालचा महल पूरी तरह कटा हुआ था। रानी न किसी से मिलती न बात करती। उधर मत जाना, राजकुमार गोली मार देगा।
पुराने दिनों में दिल्ली के रिक्शे वाले और चाय वाले अक्सर लोगों को डराते थे। कई सालों तक मालचा महल खबरों से गायब रहा, लेकिन फिर 1997 में टाइम मैगजीन ने परिवार का इंटरव्यू छाप दिया। पता चला कि बेगम विलायत महल की 1993 में मौत हो गई। बच्चों ने बताया कि रानी ने हीरे पीस कर खा लिए। अब हीरों को पीसा कैसे जाता है, जवाब इसका किसी ने नहीं दिया। रानी का बेटा अली रजा, जिसे प्रिंस साइरस के नाम से बुलाया जाता था, उसने बताया कि रानी की मौत के बाद शव को पास ही दफना दिया गया। इस समय तक मालचा महल को लेकर कई अफवाहें गर्म थी। लोग उसे भूतिया महल समझते थे तो किसी के लिए वहां शाही खजाना गड़ा हुआ था। इसी उम्मीद में साल 1994 में कुछ सिरफिरे महल में घुस आए। राजकुमारी साइरस और प्रिंसेस सकीना को डर लगा कि कहीं वो उनकी मां का शव न खोदकर निकाल लें, लिहाजा उन्होंने शव निकालकर जला दिया। आगे क्या हुआ? सकीना और साइरस अकेले थे। न कमाई का जरिया था, न कोई दूसरा साधन था। इसके बावजूद दोनों ने महल में ही रहना चुना। एक एक कर उन्होंने अपनी कीमती चीजें बेचनी शुरू की। जिंदगी अभी भी वैसी ही थी। विलायत महल की मौत हो चुकी थी, लेकिन दोनों बर्ताव ऐसे करते कि वो जिंदा हूं। विलायत महल के बिस्तर को सजाना, उन्हें खाना परोसना चलता रहा। कभी कभी वो उनकी तस्वीर से बातें भी किया करते। वक्त इसी तरह बीतता गया और फिर 21वीं सदी आई। महल अब खंडर हो चुका था और यदाकदा महल की खबरें इंटरनेशनल अखबारों में आती, लेकिन लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। फिर 2016 में एक वाकया हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार एलन बेरी के पास एक कॉल आया। अगले ने कहा कि नाम प्रिंस साइरस है और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। यहां से मालचा महल की कहानी में आया असली ट्विस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल से पता चला कि कहानी असल में कुछ और ही थी। एलन बेरी उन दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की साउथ एशिया ब्यूरो चीफ हुआ करती थी, इसलिए दिल्ली रहती थी। इनका इंट्रोडक्शन आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 2002 में बेरी की एक रिपोर्ट रूस के व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए उन्हें और उनके साथी क्लिफर्ड लेवी को पुलित्जर मिला था। इसके अलावा 2 बार वो पुलित्जर फाइनलिस्ट भी रही। 2016 में जब बेरी साइरस से मिलने जा रही थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह सफर उन्हें 4थी बार पुलित्जर की फाइनल लिस्ट में ले जाएगा। एलन बेरी को मालचा महल की कहानी में लंबे टाइम से इंटरेस्ट था। कई बार उन्होंने साइरस से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन मौका 2016 में ही मिला। सुनसान जंगल से होते हुए बेरी मालचा महल तक गई। ड्राइवर को बाहर रहने को कहा उन्होंने और खुद अंदर गई। रिपोर्ट में लिखती हैं कि अचानक झाड़ियों से आवाज आई और एक आदमी सामने आया। छोटे कद का, सफेद बालों वाला, अजीब सी ऊंची कमर वाली जीन्स पहने हुए। उसके गाल पिचके हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उसने ऊंची और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं साइरस हूं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत समय से किसी से बात नहीं की थी। वो एलन को पत्थरों और कांटों भरे रास्ते से महल तक के ले गया। गेट की ढीली छड़ हटाकर वो अंदर गए। अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। खाली पुराने पत्थर के कमरे, पीतल के गमलों में ताड़ के पेड़ लगे थे, कालीन जो बिछे थे फीके पड़ चुके थे। दीवार पर विलायत महल की एक तस्वीर टंगी थी जिसमें वो आंख बंद किए ध्यान में बैठी लगती थी। साइरस एलन को छत पर भी ले गया। वो किनारे पर खड़े होकर नीचे फैले हरे जंगल और दूर दिखते धूल भरे शहर को देखने लगे। जब एलन ने परिवार के बारे में पूछा तो साइरस ने सरकारों द्वारा दिए गए धोखे की लंबी कहानी सुनाई और बात करते करते वो कभी हाथ हिलाता, कभी चिल्लाता, तो कभी रहस्यमय ढंग से फुसफुसाता। उसने कहा, मैं सिकुड़ रहा हूँ, हम सब सिकुड़ रहे हैं, राजकुमारी भी सिकुड़ रही है। श्रिंकिंग शायद कहा होगा। जब एलन ने इंटरव्यू छापने की इजाज़त मांगी तो उसने मना कर दिया। कहा कि इसके लिए बहन राजकुमारी सकीना की इजाज़त लेनी होगी जो अभी दिल्ली में नहीं है। एलन को लौटना होगा फिर कभी। एलन महीनों तक साइरस से मिलती रही। हर बार वो कोई ना कोई बात बना देता। एलन साइरस और मालचा महल की असली कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन साइरस ने इसकी परमिशन ही नहीं दी। एलन को लगा कि चैप्टर यहीं क्लोज है, लेकिन एक रात साइरस का फिर कॉल आया। उसने फ़ोन पर रोते हुए बताया कि उसकी बहन सकीना कई महीने पहले मर चुकी है और उसने अकेले ही उसे दफना दिया था। एलन और साइरस के बीच मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। एलन स्टोरी की तलाश में थी, जबकि साइरस अकेलेपन से जूझ रहा था। एक रोज़ उसने एलन से कहा कि क्या वो उसे गाल पर चूम सकती हैं। इसके बाद उसने एलन को बताया कि 10 साल में पहली बार किसी ने उसे छुआ था। साइरस ने एलन को सकीना की एक डायरी दी जिसमें सकीना की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। एलन के पास छापने लायक एक स्टोरी थी अब, लेकिन जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें लगता रहा कि ज़रूर इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। 2017 में एलन और साइरस के बीच आखिरी मुलाकात हुई।
एलन को चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया गया था और वो लंदन चली गई थी। लंदन में एक रोज उन्हें खबर मिली कि साइरस की मौत हो गई। उसे डेंगू हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाने से इनकार किया। एक चौकीदार ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन उसने कहा कि मैं राजकुमार हूं, मैं आम लोगों की तरह नहीं मर सकता। 8 दिन बीमार रहने के बाद एक लड़के ने उसे महल के फर्श पर मरा हुआ पाया। दिल्ली गेट कब्रिस्तान में अवध के शहजादे को एक लावारिस लाश की तरह दफना दिया गया। कब्र पर कोई नाम भी नहीं लिखा गया, बस एक नंबर DD33B। साइरस की मौत के बाद एलन बेरी ने इस रहस्यमयी परिवार की असली कहानी जानने की ठान ली। उन्होंने महल में मिले पुराने खत खंगाले। उन्हें कुछ वेस्टर्न यूनियन की रसीद्स मिली जो इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड शहर से आई थी। एक पुराना खत भी मिला। किसी रिश्तेदार ने लिखा था कि वह विलायत और बच्चों को लगातार पैसे भेज रहा है। खत में लिखा था कि भगवान के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। खत पर शाहिद नाम के दस्तखत थे। पूरी कहानी जानने के लिए एलन लखनऊ गई। वहाँ उन्होंने कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में भी कई लोगों ने विलायत के दावों पर शक किया था। एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने विलायत से सबूत मांगे थे। विलायत ने तब कुछ पुराने बर्तन दिखाए, मगर कोई कागज नहीं दिखा पाई। यहां से भी जब कोई खास जानकारी नहीं मिली, एलन ने इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड शहर का रुख किया और यहीं से रानी के परिवार को खत और पैसे भेजे जाते थे। हमने अभी आपको बताया। पता मालूम कर एलन एक छोटे से घर तक पहुंची। उन्होंने घंटी बजाई और दरवाज़ा खुला और सामने वही शख्स खड़ा था जिसके दस्तखत खत पर थे, यानी शाहिद। पता चला कि वो साइरस का बड़ा भाई था। वही शक्ल, वही नाक। कमरे में दीवार पर विलायत महल की एक तस्वीर भी लगी थी। यहाँ शाहिद ने एलन को विलायत महल की असली कहानी बताई, कहानी जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी, हालांकि किसी नवाबी खानदान से नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी से। बेगम विलायत महल का असली नाम दरअसल विलायत बट था। उनके पिता इनायतुल्लाह बट लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। 1947 में देश के बंटवारे के समय जब वो साइकिल से घर लौट रहे थे, कुछ लड़कों ने उन्हें हॉकी स्टिक से पीटा। इस घटना के बाद उन्होंने परिवार सहित पाकिस्तान जाने का फैसला किया। विलायत पाकिस्तान तो चली गई, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना कभी पसंद नहीं आया। वो हमेशा लखनऊ में छूटी अपनी जायदाद के बारे में सोचती रही और फिर उनके पति की अचानक मौत हो गई। इसके बाद विलायत का बर्ताव अजीब हो गया। 1954 में उन्होंने कराची में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्हें 6 महीने तक लाहौर के एक मानसिक अस्पताल में रखा गया, जहां उन्हें बिजली के झटके दिए गए थेरेपी के नाम पे। अस्पताल से छूटने के बाद विलायत अपने छोटे बच्चों को लेकर हिंदुस्तान वापस आ गई। कहाँ? उनके रिश्तेदार थे कश्मीर में, बट सरने में, इसलिए वो सीधे श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर में विलायत और उनके बच्चों को सरकारी क्वार्टर मिला, गवर्नमेंट क्वार्टर नंबर 24, जवाहर नगर। यहीं से उन्होंने खुद को रानी बताना शुरू किया। हम अवध के शाही वारिस हैं। पड़ोसियों को विलायत अक्सर ऐसा बताती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जवाहर नगर के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि कैसे विलायत ने अपने घर की दीवारें तोड़वा दी ताकि उनके बच्चे अंदर ही क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि उनके मुताबिक शाही बच्चे बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे। पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार अजीब था, अपमानजनक था। वो अपने बच्चों को पड़ोसियों से बात करने से रोकती, कहती थी कि ये मामूली लोग हैं, तुम शाही हो। एक बार एक पड़ोसी ने उनके बच्चों को मिठाई खिला दी तो बेगम ने क्या किया? पड़ोसी का दरवाज़ा तोड़ दिया और चिल्लाई कि मेरे बच्चों को जहर देने की कोशिश मत करना। विलायत महल ने दिल्ली में अपने बच्चों का नाम साइरस और सकीना बताया, जबकि उनका असली नाम कुछ और था। प्रिंस साइरस का असली नाम मिकी बट और राजकुमारी सकीना का असली नाम फरहान था। ये राजकुमार राजकुमारी थे भी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल में एक दिलचस्प कहानी सामने आई। विलायत बट के असल में 3 बच्चे थे और तीसरे बेटे का नाम था असद बट। असद की कहानी इस परिवार का सबसे ट्रैजिक चैप्टर है। जब विलायत अपने बाकी बच्चों के साथ श्रीनगर छोड़कर गई, असद वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ की शाही कल्पनाओं में शामिल नहीं होना चाहता था। वो उसी खाली सरकारी क्वार्टर में अकेला रहने लगा और धीरे धीरे उसका भी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। कोई देखभाल नहीं मिली, कोई आमदनी नहीं थी और फिर एक दिन उसकी लाश मिली उसी खाली घर में। कश्मीर में रहते हुए विलायत ने अपने शाही अधिकारों को मान्यता दिलाने की कोशिश की थी। तत्कालीन गवर्नर से मिली, मांग रखी कि डल झील के किनारे एक महल बनवा कर दीजिए। गवर्नर ने जवाब दिया कि मैडम, अगर आप सच में अवध की रानी हैं तो आपको तो लखनऊ जाना चाहिए, मैं कश्मीर में कैसे करवा दूं आपके लिए काम। जवाब सुनकर विलायत भड़की, चिल्लाई कि मैं जहां चाहूं रह सकती हूं, मेरा खानदान भारत का सबसे अमीर शाही परिवार है। गवर्नर ने फिर एक और बार कहा कि अगर आप शाही हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए। उस दिन के बाद विलायत ने सरकारी अफसरों से मिलना बंद किया।
उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि सरकार हमारे शाही ताज चुराना चाहती है। कश्मीर में ही विलायत ने पहली बार मीडिया का इस्तेमाल किया खुद को शाही बताने के लिए। स्थानीय अखबार में छपवाया कि वो अवध की आखिरी बेगम हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने 1856 में हमारा राज छीना, लेकिन हमारा खजाना, हमारे हीरे जवाहरात सब सुरक्षित हैं। मैं अपने बच्चों को शाही तरीके से ही पालूंगी। जब पत्रकार उनसे दस्तावेज मांगते तो वो कहती कि हमारे ख़ानदान के दस्तावेज इतने कीमती हैं कि मामूली लोगों को नहीं दिखाए जा सकते। 1970 के दशक की शुरुआत में विलायत ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया। अपने 2 बच्चों साइरस, जिसे तब अली रज़ा कहा जाता था, और सकीना के साथ वो लखनऊ गई। वहाँ क्या किया? वो सीधे कोतवाली चौक पहुंची और घोषणा की कि मैं बेगम विलायत महल हूँ, अवध की आखिरी रानी, मुझे मेरा महल और मेरी जागीरें लौटा दो। अब लखनऊ के लोग हैरान। उनमें से कुछ, खासकर शिया मुसलमान जिनके लिए अवध का खानदान महत्वपूर्ण था, उन्हें देखकर रोने लगे। लखनऊ के इतिहासकारों और अवध के पुराने खानदानों से जुड़े लोगों ने बताया कि इस नाम की कोई बेगम अवध के इतिहास में नहीं रही। जब उनसे सबूत मांगे गए तो विलायत ने कुछ पुराने बर्तन और तलवारें दिखाई, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो अधिकारियों ने उनके दावों को खारिज कर दिया। लखनऊ में असफल होने के बाद विलायत नई दिल्ली गई और वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम में डेरा डाला, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हम पहले आपको सुना चुके। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्यों एक औरत ने अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को एक इतने बड़े झूठ में बुन दिया। साइरस के लंदन वाले सौतेले भाई शाहिद बट ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि यह बंटवारे का दर्द था। वो पाकिस्तान गए, वहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। फिर उनके पति की मौत हो गई। लाहौर के अस्पताल में बिजली के झटके मिले। ये सब एक के बाद एक झटके उन्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले गए जहाँ उन्होंने अपनी नई पहचान गढ़ ली। 2019 में एलन ने जब ये पूरी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी, तब जाकर दुनिया को इस असलियत का पता चला। मालचा महल आज खाली पड़ा है, सुनसान दीवारें, उजाड़ कमरे। फिर एक बार उस कहावत को दुरुस्त करते हैं कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी हैरत अंगेज होती है। अलिफ लैला का ये शानदार एपिसोड लिखा था कमल ने और इसे रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरदार।